हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। और इस वीडियो में हम क्लास 8 सिविक्स की बुक का चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं और हम इसमें देखेंगे इसके नोट्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? लार्ज सोसाइटीज़ यानी कि समाज में बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं। कम्युनिटीज़ क्या होती हैं? जैसे लोगों का ग्रुप हो गया, अलग अलग कास्ट का हो सकता है, अलग धर्मों का हो सकता है, ठीक है। सब लोग साथ में मिलकर के रहते हैं और वो एक कंसेंसस बना लेते हैं, यानी कि एक सर्व सहमति बना लेते हैं कि भाई कुछ रूल्स हैं और वो रिटर्न फॉर्म में हैं और हम इनको मानेंगे। मतलब पूरा समाज के लोग मिलकर के कुछ रूल्स बनाते हैं कि भाई हमने ये रूल्स लिख दिए हैं, ये कानून है और अब हम इनको मानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन होता है रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। एक रिटन डॉक्यूमेंट मतलब एक दस्तावेज जहाँ पर कुछ कानून लिखे हुए हैं और हम उन्हें फॉलो करते हैं, वही संविधान होता है। अब पर्पस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है ताकि जो फंडामेंटल नेचर है ना हमारी सोसाइटी का, उसको डिफाइन किया जा सके। टू डिफाइन द फंडामेंटल नेचर ऑफ अ सोसाइटी, टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नमेंट। भाई क्या नेचर है सोसाइटी का, हमारे देश का समाज कैसा है और हमारे देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक ढांचा हमारे देश का कैसा है, डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, प्रेसिडेंशियल रूल है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये सब है क्या देखेंगे चैप्टर में। मोनार्की जिसमें राजा का रूल चलता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें कंट्री का हेड प्रेसिडेंट होता है और होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देश में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर कंट्री के जो हेड होते हैं या फिर कंट्री के जो पॉलिटिकल हेड होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये मोनार्की यानी कि राजा का रूल होता है। किंग जॉर्ज थर्ड ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड के किंग थे, अलग अलग देशों में किंग्स हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे करके देशों में क्या आ गई, देशों में डेमोक्रेसी आ गई और डेमोक्रेसी में ही कॉन्स्टिट्यूशन आता है। अब एडोल्फ हिटलर जो था वो एक डिक्टेटर था, ये भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, मोनार्की भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं। टू ले डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय पॉलिटिकल लीडर्स। और हम क्यों कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं भाई? ताकि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनके पास बहुत सारी ताकत आ जाती है, वो उन ताकतों का गलत इस्तेमाल ना कर सकें, इसलिए भी हम कुछ रूल्स बना लेते हैं। टू सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। और क्यों हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं? ताकि लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, लोगों के फंडामेंटल राइट्स सुरक्षित रहें, इसलिए भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। अब फंडामेंटल नेचर क्या होता है सोसाइटी का? इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। अ कंट्री इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीव्स। तो भाई फंडामेंटल नेचर क्या होता है सोसाइटी का? भाई सोसाइटी के ना कुछ आइडियल्स होते हैं, कुछ काम होते हैं जिसके बेसिस पर लोग चाहते हैं कि भाई हमारा देश ऐसा होना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें हमारे देश में चलनी चाहिए, हमारे देश में दंगे नहीं होने चाहिए, हमारे देश में शांति होनी चाहिए, लोगों के पास काम करने का, पढ़ने का, स्वस्थ रहने का अधिकार हो। ये होता है फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी कि उस देश के लोगों की सोच कैसी है, कैसा व्यवहार है अलग अलग कम्युनिटी का और वो किस तरीके के बिलीव्स को आपस में शेयर करते हैं। यही होता है सोसाइटी का नेचर। बेस्ड ऑन आइडियल्स यानी कि वो उनके क्या विचार होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल person in a country can agree upon as the basis of the way in which they want to be governed। ठीक है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन एक सर्व करता है एक रूल्स, कुछ रूल्स लिखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ चीज़ें हमें हमारा संविधान बताता है कि हमारे देश में कानून इस तरीके से चलेंगे और अगर आप किसी का मर्डर करेंगे तो आपको सज़ा होगी, चोरी की भी सज़ा होगी, आपको अपने बच्चों को स्कूल भेज करके पढ़ाना होगा, आप बाल मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे संविधान में लिखी जाती हैं। दिस इंक्लूड नॉट ओनली टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स। सिर्फ गवर्नमेंट कैसी होगी यही नहीं, बल्कि हमारे देश का समाज कैसा होगा, समाज के नियम कानून क्या होंगे, ये भी हमें संविधान से पता लगता है। अगर हम लोग नेपालीज कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, नेपाल एक मोनार्की था, यानी कि पहले यहाँ पे राजा का रूल था। सबसे पहले 1990 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया और फिर उसके बाद फिर भी फाइनल अथॉरिटी किंग के पास ही रही। तो मतलब फाइनली 2005 तक किंग के पास ही अथॉरिटी रही थी। फिर लोगों ने नेपाल में मूवमेंट किया, पीपल मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ कि भाई ये राजा वाजा का रूल नहीं चलेगा और देश में डेमोक्रेसी आनी चाहिए। तो 2006 में फिर डेमोक्रेसी लाई गई, राजा की पावर्स को ख़त्म कर दिया गया फाइनली। फिर लोगों ने मांग की कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, नेपाल को डेमोक्रेसी बनना चाहिए, बिकॉज वो ये नहीं चाहते थे कि पहले का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सिर्फ नाम का कॉन्स्टिट्यूशन रहे और चले राजा की। नहीं, लोगों ने लड़ाई करी, लोगों ने आंदोलन किए कि जो संविधान है उसमें कानून लिखे जाएं और उन्हीं कानूनों का, उन्हीं नियमों का पालन किया जाए। क्योंकि पहले का कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की भावनाओं को नहीं दिखाता था। फिर लोगों ने उसके लिए लड़ाई करी कि भाई देखो हमारा संविधान हमारी
जो मान्यताएं हैं, जो हमारी देश की एक व्यवहार है देश में, उसको दिखाए। तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो आया नेपाल का, नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम अ मोनार्की टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नीड टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स इन ऑर्डर टू अशर इन अ न्यू सोसाइटी। तो पहले वो मोनार्की था, राजा का रूल था, फिर उसके बाद डेमोक्रेसी वो बना, लोकतंत्र बना, तो कई सारे रूल्स भी उसके चेंज हुए। इसलिए दैट इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कंट्री इन 2015। तो फाइनली 2015 में फिर से उन्होंने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिया। अब आता है कि भाई पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर क्या होता है। टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, अगर हम नेपाल की एग्जांपल लें, नेपाल पहले क्या था, किंग था, फिर उसके बाद वहाँ पे क्या हो गए, लोगों के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे, यानी कि लोगों के द्वारा चुने हुए नेता आए। तो पहले वो मोनार्की था, फिर वो डेमोक्रेसी बना। तो इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन लेज आउट इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दीज सोसाइटीज़। तो ये देखो, ये हमारे देश का क्या है, पार्लियामेंट, संसद है हमारे देश का। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है उसमें संविधान होता है, संविधान में कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस होती हैं जिसकी मदद से देश में डिसीजंस लिए जाने चाहिए, और समाज में जो भी चल रहा है वो नियम कानून जो भी होंगे, जो कानून चलेंगे देश में, वो संविधान के हिसाब से ही चलेंगे। इन डेमोक्रेसी वी चूज आर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आर बिहाफ। डेमोक्रेसी में हम अपने नेता चुनते हैं, हम अपने जो नेता चुनते हैं वो संविधान के हिसाब से काम करते हैं, और हम ही उनको ताकत देते हैं ताकि वो ये काम कर सकें। तो यही होती है डेमोक्रेसी। मिस यूज़ ऑफ पावर, यानी कि गलत इस्तेमाल करना पावर का। अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव। देखो क्या होता है, सुरेश इज़ अ क्लास मॉनिटर। सुरेश क्लास मॉनिटर है, बट वो बुली है, मतलब बहुत ही गंदा बच्चा है। उसके हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम। उसके क्लासमेट्स ना सुरेश को ज़्यादा पसंद नहीं करते। मिसेस राव जो कि क्लास टीचर हैं, उनको क्लासरूम से बाहर जाना पड़ा अर्जेंटली, और उन्होंने सुरेश से कहा कि वो माइंड करे क्लास को। सुरेश ने स्टार्ट कर दिया अनिल को परेशान करना। तो अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव। तो कौन कह रहा है, सुरेश जो है अनिल से कह रहा है कि आज मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा मिसेस राव से। बट फिर अनिल कहता है कि भाई मेरी शिकायत क्यों करोगे, मैंने आखिर ऐसा किया ही क्या है जो तुम मेरी शिकायत करोगे। तो यहाँ पर सुरेश क्या कर रहा है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। जो उसकी टीचर है उसने कहा कि क्लास का ध्यान रखना है, बट सुरेश तो कोई अपनी दुश्मनी ही निकालना चाह रहा है अनिल से। तो यही होता है मिसयूज़ ऑफ पावर, कि मतलब किसी को परेशान करना। तो जब मिसेस राव जो है क्लास में आई तो उसने कहा, मैम वाइल यू वर अवे अनिल केप्ट टॉकिंग लाउडली एंड डिस्टर्बिंग द क्लास, ही वुड नॉट लिसन टू मी। तो सुरेश ने अनिल की फालतू में झूठी शिकायत करी मिसेस राव से कि भाई मैम देखिए, ये जो अनिल है ना, ये बिल्कुल बदतमीजी कर रहा था, खूब तेज तेज बात कर रहा था, क्लास को परेशान कर रहा था। अनिल फिर उसके बाद मैम ने अनिल से कहा कि अनिल तुम्हें स्कूल के बाद रुकना होगा और तुम्हें लिखना होगा, आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर 100 टाइम्स। फिर अनिल ने कहा कि तुम्हें, मतलब अनिल से मैम ने कहा कि स्कूल के बाद रुकोगे और 100 बार ये लिखोगे कि मैं अपने क्लास मॉनिटर की बात को नहीं मतलब मानूंगा, मतलब नहीं मानूंगा कि नहीं शैतानी करूंगा और अपनी क्लास के मॉनिटर की बात को मानूंगा, ये तुम्हें लिखना पड़ेगा। अनिल बोलता है बट मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग। अनिल बोलता है कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो इससे मतलब क्या तुम्हें समझ में आता है, आप लोग को यहाँ पर कोई क्या केस दिखा कि जो सुरेश है वो फालतू में दुश्मनी निकाल रहा है अनिल से, और मैम से उसने झूठी शिकायत करी और अनिल को गलत पनिशमेंट मिला। तो यही होता है मिसयूज़ ऑफ पावर, की पावर का गलत इस्तेमाल किया गया है। अब मेजॉरिटी क्या होती है। अनदर important function that a constitution play in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or group। तो हमने क्या देखा था कि सुरेश ने गलत अपनी पावर का इस्तेमाल किया था। कॉन्स्टिट्यूशन में ये ध्यान रखा जाता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप है, यानी कि जिसके पास पावर है, वो कमज़ोर लोगों के खिलाफ अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे, यही ध्यान रखा जाता है संविधान में, कि जो लेस पावरफुल लोग हैं उनके साथ कुछ गलत ना हो। द नेक्स्ट स्टोरी बोर्ड जो है वो हम लोगों को क्लासरूम की सिचुएशन के बारे में समझाएगा। गेम पीरियड स्टार्ट होने वाला है, तो बच्चे कह रहे हैं कि आज हम बास्केटबॉल खेलेंगे। तो गर्ल्स जो है वो बास्केटबॉल लेके खड़ी हुई हैं। टीचर डिसाइड टू सेटल द प्रॉब्लम विद अ शो ऑफ हैंड्स, की कोई कह रहा है बास्केटबॉल खेलेंगे और लड़कियां कह रही हैं कि अरे बास्केटबॉल ये वो, तो अब किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। तो लड़के कह रहे हैं कि भाई चलो हम क्रिकेट खेलते हैं। तो
हाथ उठा करके पूछा गया कि भाई कौन क्रिकेट खेलेगा और कौन बास्केटबॉल खेलेगा। तो अगर बास्केटबॉल ज़्यादा हाथ उठेंगे खेलने वाले तो बास्केटबॉल खेल लेंगे, अगर क्रिकेट खेलने के लिए ज़्यादा हाथ उठेंगे तो क्रिकेट खेला जाएगा। तो यानी कि किसकी बात सुनी जा रही है? मेजॉरिटी की। मेजॉरिटी की बात सुनी जा रही है, तो यानी कि जो मेजॉरिटी ने कहा वही होगा। अब क्लास में ज़्यादा बच्चे लड़के हैं तो भाई लड़कों की बात सुनी जाएगी और क्रिकेट खेला जाएगा। तो मेजॉरिटी में यही होता है कि जो लोग ज़्यादा संख्या में होते हैं उनकी बात सुनी जाती है। तो डेमोक्रेसी में भी यही होता है कि जो ज़्यादा संख्या में है उनकी बात सुनी जाएगी, यही होता है मेजॉरिटी। तो सच एन अनहेल्दी सिचुएशन कैन अकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ टू, वेयर अ मेजॉरिटी कैन कंटिन्यूसली एंश्योर डिसीजन दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटी एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। तो कई बार क्या होता है कि टायरनी ऑफ मेजॉरिटी हो जाता है, यानी कि जो मेजॉरिटी ज़्यादा नंबर में लोग हैं वो हमेशा ही अपनी बात मनवाने लगते हैं और जो लोग कम संख्या में हैं उनकी बात को नहीं माना जाता। तो ये भी बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो इसलिए स्टोरी बोर्ड से हमें समझ में आता है कि हर सोसाइटी में एवरी सोसाइटी इज़ प्रोन टू दिस टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। टायरनी ऑफ मेजॉरिटी मतलब मेजॉरिटी जो होती है ना, जो ज़्यादा संख्या में लोग होते हैं वो एक तरीके से अत्याचार भी कर सकते हैं कम संख्या के लोगों पर, जैसे कि लड़कों ने अपनी बात मनवा ली क्योंकि लड़के ज़्यादा संख्या में थे। तो डेमोक्रेसी में ये वाला एक इशू आ जाता है कि कहा जाता है कि सिर्फ मेजॉरिटी की हमेशा सुनी जाएगी। अब अगर सिर्फ मेजॉरिटी की हमेशा सुनी जाएगी, यानी कि ज़्यादा लोगों की हमेशा ही सुनी जाएगी, तो फिर कम लोग जो हैं उनकी सुनवाई कहाँ होगी, वो अपनी बात कहाँ कहेंगे? तो ये दिक्कत है। माइनॉरिटीज़ कौन होती है? द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स दैट इंश्योर द माइनॉरिटीज़ आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज़ रूटीनली अवेलेबल टू द मेजॉरिटी। तो संविधान में इस बातों का भी ध्यान रखा जाता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वही सिर्फ सारी की सारी बातें अपनी ना मनवा ले। माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी कि जो लोग कम संख्या में हैं, यानी कि हमारा जो फुटबॉल और क्रिकेट वाला केस था उसमें लड़कियां फुटबॉल अगर खेलने को कह रही हैं तो वो फुटबॉल खेल सके, उनकी भी चले, इस तरीके की भी प्रोविजंस हमारे संविधान में किए गए हैं माइनॉरिटीज़ के लिए। एवरी बॉडीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक करेक्ट डिसीज़न, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ताकि वो सही डिसीज़न ले। थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न कि हम लोगों को संविधान की ज़रूरत है ये है इज़ टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स, हमें खुद से ही बचाने की ज़रूरत है। दिस मे साउंड स्ट्रेंज बट व्हाट इज़ मेंट बाय दिस इज़ दैट वी माइट एट समटाइम्स फील स्ट्रांगली अबाउट एन इशू दैट माइट गो अगेंस्ट दिस। तो कई बार हम लोगों को लगता है कि हम लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हमारी चली जानी चाहिए, बट हम कई बार बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम ले लें, उससे भी हमें संविधान बचाने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। शबनम, वाई आर यू लुकिंग सो वरीड? तो मतलब पूछ रहे हैं कि शबनम मतलब तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तो आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम बट आई हैव अ टेस्ट टुमारो। मेरा इस टीवी प्रोग्राम को देखने का बहुत मन है बट मेरा कल टेस्ट है। इफ़ यू विल वॉच टीवी आई विल ऑल्सो want to watch. I have an idea. What if no one watches TV tonight? Then I may not be tempted. तो शबनम कहती है कि आप लोग देखोगे टीवी तो मैं भी देखूंगी। तो एक आइडिया है कि आप लोग भी टीवी मत देखो तो मेरा भी टीवी देखने का मन नहीं करेगा, मैं भी टेम्प्ट नहीं होंगी, मेरा कल पेपर है, मैं पढ़ लूँगी। आई हैव 2 चैप्टर लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारो टेस्ट। तो वो कहती है बच्चे कि मेरे को अभी 2 चैप्टर और रिवाइज करना है कल के टेस्ट के लिए। बट इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम, आई एम डाइंग टू वॉच इट बट आई डू दैट आई वोंट हैव टाइम टू फिनिश माई रिविजन। तो वो कहती है कि मेरा फेवरेट टीवी प्रोग्राम आ रहा है, मेरा बहुत मन कर रहा है उसको देखने का, बट अगर मैं उसे देखूंगी तो मेरे पास अपने एग्जाम के लिए जो है रिविजन का टाइम नहीं बचेगा। इट्स गुड थिंग आई डू नॉट वॉच टीवी, यू आर सो मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर्स। तो फिर बाकी लोग बोलते हैं ठीक है चलो मैं भी टीवी नहीं, हम भी टीवी नहीं देखते, तो अगर तुम टीवी नहीं देख रही हो तो क्योंकि फिर तुम रिवाइज कर लो, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तुम्हारे लिए। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्ज प्रिंसिपल दैट द कंट्री बिलीव्स इन। तो मतलब एक इंसान, घर के कुछ मेंबर्स टीवी देखना चाह रहे हैं और एक बच्ची का टेस्ट है, तो अगर वो बच्ची बाकी लोग टीवी देखेंगे तो उस बच्ची का भी टीवी देखने का मन करेगा और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो सबने डिसाइड किया ठीक है आज की तो बात है हम टीवी नहीं देखते ताकि तुम आराम से पढ़ सको, तुम्हारा मन ना ललचाए। तो अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज whims टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, इट डज नॉट अलाउ दीज for the easy overthrow of provisions that guarantee rights of citizens and protect their freedom। तो हमारा संविधान जो है इस तरीके से लिखा गया है कि सिर्फ कुछ ही लोगों की बात मान करके जो है चीज़ें ना चलें, बहुत ही सोच समझ करके हम डिसीजंस लें ताकि हर एक सिटीज़न का, हर एक नागरिक का इसमें फ़ायदा हो। तो अगर हम इसकी समराइज फॉर्म में देखें तो रिटन डॉक्यूमेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें रूल्स लिखे गए हैं। मेन पर्पस जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है कि फंडामेंटल नेचर ये डिफाइन करता है हमारी सोसाइटी का, दूसरा हमारे कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम बताता है, तीसरा सेफगार्ड करता है फंडामेंटल राइट्स को, और चौथा ले करता है
कुछ रूल्स हमें बताता है ताकि हम लोग, हमारे जो लीडर्स हैं, उन रूल्स का मिसयूज़ करके हम लोगों को परेशान ना करें। ड्यू टू पीपल्स मूवमेंट नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन 2015 में नेपाल ने नया कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया था क्योंकि लोगों ने आंदोलन किया था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 8 सिविक्स की बुक का चैप्टर 1 और उसके नोट्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो बिगनिंग जो थी 20वीं सेंचुरी की, उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुका था। मतलब 20वीं शताब्दी में काफ़ी ज़्यादा आंदोलन होने लगा था अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे देश में आज़ादी के लिए। ब्रिटिश रूल में लोगों को उल्टे सीधे लॉज को फॉलो करना पड़ता था और हमारा इंडियंस का कोई रोल नहीं होता था उन कानूनों को बनाने में, बस अंग्रेज़ हम पे वो कानून थोप देते थे और हमें उनको फॉलो करना पड़ता था। अब डेमोक्रेसी क्या है? तो कॉलोनियल रूल में जो है इंडिया को कन्विंस किया गया था कि दैट फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in the government। तो कॉलोनियल स्टेट जो है वो बहुत ही हमारे लिए ख़राब रही थी। उसमें हम लोग को समझ में आ गया था कि भाई देश जब आज़ाद होगा तो देश एक लोकतंत्र होगा, यानी कि लोगों की सत्ता इसमें चलेगी और किसी की नहीं। लोग वोट देंगे और अपने नुमाइंदों को, अपने नेताओं को चुनेंगे। तो यही होता है डेमोक्रेसी। फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से हमारा संविधान बना। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 1946 में ये इनिशिएटिव लिया गया था। एट द इनिशिएटिव ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, अ कैबिनेट मिशन ऑफ इंडिया was formulated to discuss and finalize the plans for the transfer of power from British Raj to Indian leadership and providing India with independence। तो बेसिकली 1946 में ये तय हो चुका था कि हमारा देश आज़ाद हो रहा है। तो अंग्रेज़ों के जो ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ पर क्लेमेंट एटली, उसने पूरा मतलब एक कमेटी भेज दी थी, एक कमीशन बना करके भेज दी थी और उस कमीशन में ये था कि हमारा देश अब आज़ाद होने वाला है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सबसे पहली बार मिली थी 9 दिसंबर को, ठीक है, 1946 विद अराउंड 300 मेंबर्स। तो ये जो डेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिली थी और हमारे संविधान बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ था। किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब है जो संविधान बनाने वाली सभा थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लगभग 3 साल लिए इस हिस्टोरिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। जो हमारा संविधान है उसको बनाने में एग्जैक्ट कितना समय लगा, क्या आप लोग बता सकते हैं? 2 साल 11 महीने, मैंने बता दिया। अब कितने दिन थे वो आप बताएंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन था? तो द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड ऑनरेबल मेंबर्स अपेंडेड देयर सिग्नेचर्स टू इट ऑन 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को सिग्नेचर करे थे हमारे जितने भी जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान बनाया था उन्होंने। और लागू कब हो गया था हमारे देश का संविधान? 26 नवंबर 1949। कुछ प्रोविजंस लागू हो गए थे और सारा का सारा संविधान हमारा कब हो गया था? 26 जनवरी 1950 को हमारा पूरा संविधान लागू हो गया था और इस दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो इन ऑल 284 मेंबर्स एक्चुअली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कुछ लोगों की डेथ हो गई थी, है ना, और कुछ वो सब था। तो लगभग पूरे जो है 284 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 और पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया था। देखिए नेहरू जी कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर रहे हैं, यहाँ पर और मेंबर्स कर रहे हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कर रहे हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम लोग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ये फ़ोटो है और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इसलिए ही हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो जो भी हमारा संविधान बना है उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इंपॉर्टेंट मेंबर्स कौन कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्रीमती सरोजनी नायडू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे। अब हमारा जो प्रियम्बल है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल से स्टार्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? बेसिक लॉ होता है किसी भी देश का। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग देख चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन होता है बेसिक लॉ किसी भी कंट्री का। प्रियम्बल होता है इंट्रोडक्शन और प्रीफेस और फॉरवर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, प्रीफेस है, जो हमें संविधान के बारे में बताता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल डिटेल में हमें दिया गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट
अच्छा, इसमें सोशलिस्ट नहीं है क्योंकि सोशलिस्ट बाद में ऐड किया गया था। ये वाला जो प्रियम्बल लिया गया है, ये वाला ओरिजिनल जो 1950 में आया था, इसके बाद इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था ना, उसमें सोवरेन के पास सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल ए सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल डिग्निटी, ठीक है, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ नेशन, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी भी यहाँ पर जोड़ा गया है। तो किस दिन ये अप्लाई हुआ था? ये हुआ था हमारा 26 नवंबर 1949 को, और पूरी तरीके से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये जो प्रियम्बल है ना हमारे देश की, ये आप लोगों को बाई हार्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश का जो नेचर ऑफ पॉलिटी है, हमारा देश में किस तरीके का राजतंत्र, लोकतंत्र कैसा है, कैसा लोकतंत्र है, क्या है हमारे लोकतंत्र में, ये सब हमें प्रियम्बल से समझ में आता है। की फीचर्स फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि हमारे देश में जो राज्य हैं, लेवल्स जो हैं हमारे देश में दो हैं एक तरह से देखा जाए तो। एक तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके अलग अलग कानून हैं और अपने अपने कानूनों के तौर पर जो संविधान में लिखे हुए हैं उस पर ये अपना काम करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि हमारे देश में एक संसद है, वही सारे कानून बनाती है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी कि 18 साल से ऊपर हर एक वयस्क नागरिक जो कि हमारे देश का नागरिक है, 18 साल से ऊपर उसकी उम्र है, हर किसी को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, अमीर गरीब कुछ भी हो, सबको वोट देने का अधिकार है हमारे देश के नागरिक जो कि 18 साल से ऊपर के हैं। सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर में क्या क्या आता है? एक तो आता है हमारा एग्जीक्यूटिव, फिर उसके बाद आता है लेजिस्लेचर और आता है जुडिशरी। इनकी पावर बिल्कुल अलग अलग हमारी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की पावर अलग अलग है। जुडिशरी यानी कि जो जजेस होते हैं, है ना, जो कोर्ट्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव जो कानून लागू करते हैं, जो नेता वगैरह है, और लेजिस्लेचर जो कानून बनाने का काम करते हैं। सेक्युलरिज्म है हमारे देश में, यानी कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, कोई राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य किसी एक धर्म को फेवर नहीं करेगा, जबकि सारे के सारे धर्मों को बराबर फेवर करेगा, सब बराबर मानेगा। हमारे देश में सारे के सारे धर्म बिल्कुल बराबर हैं, यही होता है सेक्युलरिज्म का मतलब। फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास, यानी कि हमारे पास कुछ मौलिक अधिकार हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू इक्वालिटी है हमारे पास, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। हमारे पास काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स हैं और ये हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि इनकी दम पर ही हम अपने हक मांगते हैं, हमें हक मिलते हैं। फेडरलिज्म क्या होता है? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद पंचायती राज है। दिस रेफर्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर, स्टेट और पंचायती राज। सेंटर, स्टेट और थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश में यूनिक है, ये है पंचायती राज। यही होता है फेडरलिज्म की एक लेवल की गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, बल्कि पावर जो है वो बटी हुई है। फिर देखिए, फेडरलिज्म, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायती राज। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये दिल्ली में होती है, और इट इज़ फ्यूजन ऑफ सेवरल स्टेट गवर्नमेंट, काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट का मिला जुला है, क्योंकि अलग अलग स्टेट से यहाँ पर लोग आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है, दो द फेडरलिज्म इन nature, the states in India cannot secede from the center. Each state enjoy the autonomy in exercising power. अलग, बेसिकली secede का मतलब होता है कोई भी राज्य हमारे देश से अलग नहीं हो सकता है, बट सारे राज्यों के पास अपनी सफिशिएंट पावर है ताकि वो अपने राज्यों का काम चला सकें। पंचायती राज जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि गाँव में प्रधान होते हैं और शहरों में मेयर और वार्ड मेंबर्स होते हैं। अब सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल कंसर्न रिक्वायर दैट ऑल ऑफ दीज स्टेट फॉलो द लॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सारे के सारे जो नेशनल कंसर्न की चीज़ें हैं, जैसे कि जो सेक्युलरिज्म की बात है, नेशनल सिक्योरिटी की बात है, कम्युनिकेशन की बात है, वो काम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर। बाकी जो काफ़ी सारे जैसे कि पुलिसिंग, लैंड, ये सारा का सारा आता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट पे। तो स्टेट गवर्नमेंट के अपने काम होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने अलग काम होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लिस्ट दैट डिटेल द इशू दैट ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन इट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना 3 लिस्ट बनी हुई हैं, ठीक है। एक तो होती है सेंट्रल लिस्ट, फिर होती है स्टेट लिस्ट, और फिर उसके बाद हमारी कॉन्करेंट लिस्ट होती है, और फिर उसके बाद रिजर्व लिस्ट भी होती है। तो अलग अलग लिस्ट बना रखी है। लिस्ट मतलब कौन कौन से काम कौन कौन सी गवर्नमेंट करेगी, इसका पूरा एक ब्यौरा बना रखा है, एक लिस्ट बना रखी है। अब ईच टीयर ऑफ द गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम फॉर द वर्क दैट इट डज। तो हर गवर्नमेंट को, हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को अपने काम करने के लिए पैसा मिलता है। और फेडरलिज्म, अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट मेरली एजेंट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। तो जो फेडरलिज्म होता है उसमें जो स्टेट्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेती हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ही उन्हें सारे के सारे काम करने के लिए नहीं देती हैं, बल्कि हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि स्टेट जो गवर्नमेंट है, राज्य सरकारें, जैसे उत्तराखंड की, यूपी की, तमिलनाडु की, है ना, बिहार या
फिर उड़ीसा या मणिपुर, तो अलग अलग स्टेट्स के अपने जो अलग अलग काम होंगे और उनके पास काम के लिए उनको कितना कितना पैसा दिया जाएगा, ये काफ़ी सारी चीज़ें हमारे संविधान में ऑलरेडी मेंशन है। मतलब कौन कौन से काम स्टेट करेगी और कौन कौन से काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ये हमारे संविधान में पावर अच्छे से डिवाइड की हुई है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेक लॉ एंड गवर्न द कंट्री फॉर विच एडल्ट फ्रेंचाइजी इज़ गारंटीड टू द सिटीजन ऑफ कंट्री। तो एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब 18 साल से ऊपर के जो भी लोग होंगे उनको वोट देने का अधिकार होगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो नेताओं को हम चुनते हैं वो हमारे लिए जाकर के कानून बनाते हैं ताकि देश चल सके। हर सिटीज़न जो है कंट्री का, उसके पास वोट देने का अधिकार है जब वो 18 साल की उम्र कर लेता है, चाहे उसकी कोई भी कास्ट कलर कुछ भी हो, यही होता है एडल्ट फ्रेंचाइज। हर सिटीज़न जो है कंट्री का वो इलेक्शन में भी खड़ा हो सकता है। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। तो मतलब देश के सारे जो सिटीजन्स हैं, यानी कि जितने भी नागरिक हैं, आप 18 साल के हो जाएंगे तो आप उसके बाद इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। बेसिकली 18 साल के बाद में 21 साल उम्र है लोकल इलेक्शंस के लिए, 25 साल उम्र है जो स्टेट वाले इलेक्शंस होते हैं MP MLA इनके लिए। तो आप भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं एक एज अटेन करने के बाद। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है, देखिए अलग अलग लिस्ट बनी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ओनली सेंटर हैज़ अथॉरिटी टू मेक लॉज। 99 सब्जेक्ट्स हैं इसमें, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवे, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट में। ये जो है हमारे देश की पार्लियामेंट ही इन पर कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट होती है, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स लिस्टेड अंडर इट। पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, इस पर कानून सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें सेंटर और स्टेट दोनों के दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें 52 सब्जेक्ट्स है, जैसे कि एजुकेशन, फाइनेंस, क्रिमिनल लॉ एक्सेट्रा। तो ये इस तरीके से पावर सेपरेट हो रही है कि भाई यूनियन इसमें कानून बनाएगी, स्टेट इस पर बनाएगी, और दोनों कौन कौन से मुद्दों पर कानून बना सकते हैं ये भी हमें बताया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर देखिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर यानी कि जो पार्लियामेंट होता है, ओम बिरला इस समय उनके पार्लियामेंट के स्पीकर हैं। एग्जीक्यूटिव जैसे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो कानून लागू करवाने का काम करते हैं। जुडिशरी जो है शरद ए बोबडे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। जुडिशरी जो कोर्ट्स होते हैं, तो इनका पावर भी अलग अलग है, सबका सेपरेशन ऑफ पावर। सेक्युलरिज्म का यही मतलब है कि वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट ओवर अदर। मतलब एक धर्म अगर कोई मेजॉरिटी में है, माइनॉरिटी में है, कुछ भी हो, कोई भी धर्म दूसरे पर डोमिनेट नहीं कर सकता, मतलब अपनी नहीं चला सकता है। सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस ग्रुप। मतलब एक ही रिलीजियस ग्रुप के भी दूसरों पर डोमिनेट नहीं करेंगे। जैसे कि अगर कोई अमीर है, कोई जैसे सपोज करिए कि हिंदुओं में कोई कास्ट ऊंची है, कोई नीची है, तो किसी को दबा ले, नहीं, हमारे देश में ऐसा नहीं चलेगा। और स्टेट जो है, स्टेट का यानी कि हमारे देश का कोई अपना धर्म नहीं है, बल्कि हमारा देश सभी धर्मों को सम्मान देता है। तो हमने सेक्युलरिज्म देख लिया, फिर फंडामेंटल राइट्स और DPSP हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 सिविक्स की बुक का चैप्टर 1 आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। संविधान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हमारे मौलिक अधिकार। ये है हम लोगों के बारे में, हमें जो अधिकार मिलते हैं हमारे संविधान से। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, वो सिटीजन्स को यानी कि हम लोगों को बचाते हैं आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर से। यानी कि जो सरकार के मन में आए, ऐसा ही कुछ भी उनके आज मन में आएगा कि चलो सबको जेल में डाल देते हैं, तो वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन दस गारंटी द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट होती है सरकार, एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स। तो फंडामेंटल राइट्स हमें सरकार से और बाकी दूसरे लोगों से भी बचाते हैं हमारी, क्योंकि ये आज़ादी का अधिकार है, बहुत सारे अधिकार मिले हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी अगर देखिए सपोज करो इतने लोग हैं किसी एक धर्म के, ठीक है, बाकी थोड़े थोड़े धर्मों के लोग हमारे पास, मतलब हमारे देश में है या किसी भी देश में है, तो ज़्यादा लोग हैं, मतलब एक भाषा बोलने वाले अगर ज़्यादा लोग हैं या फिर एक धर्म को मानने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो वो बाकी दूसरे कम लोगों पर जो दूसरे धर्मों को मान रहे हैं उन पर अत्याचार ना कर पाएँ, ऐसे भी हमें प्रावधान दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर BR अम्बेडकर, एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजिशन टू क्लेम दोज राइट्स। दीज राइट्स मस्ट बी इन द बाइंडिंग अपन
एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉज। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मानना था, वो कहते थे कि हर सिटीज़न के पास ये अधिकार है कि वो अपने अधिकार ले सके, मतलब अपने अधिकार लेने का अधिकार है हर सिटीजन के, हर एक नागरिक के पास, और ये बाइंडिंग है, यानी कि ये जो फंडामेंटल राइट्स जो कि संविधान में लिखे गए हैं, ये हमारे देश की हर एक अथॉरिटी को, जिसके पास कानून बनाने की पावर है या कोई भी पावर है, उसको ये कानून मानने पड़ेंगे। अब देखते हैं कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हम लोगों के पास हैं। तो राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार है हमारे पास, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन यानी कि कुछ अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसका भी अधिकार है हमारे पास। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि हमारे पास ये अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कि अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो वो कोर्ट जा सकता है और उसके खिलाफ केस कर सकता है, ये होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी क्या होता है? ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि जो कानून है, कानून के सामने जितने भी लोग हैं सब इक्वल हैं। नो सिटीजन्स कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कास्ट और सेक्स, किसी के बीच भी भेदभाव नहीं होगा किसी भी तौर पर, किस तौर पर? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, या फिर उसके लिंग के, कि वो औरत है आदमी है, इसके आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, यानी कि सरकार के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई हैं, जो पूरे देश की चीज़ें हैं, उसमें किसी को भी जाने से मनाही नहीं होगी। पहले जो दलित्स होते थे या जो नीची जाति के, सो कॉल्ड नीची जाति के लोग, जिनको लोग कहते थे, उनको बहुत सारी चीज़ें जैसे कुएं इस्तेमाल करने का, या फिर जो सवर्ण होते थे, ऊंची जाति के लोग होते थे, उनके इलाकों से गुजरने का अधिकार नहीं होता था। तो अब हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, राइट टू इक्वालिटी है सबके पास। आगे आता है राइट टू फ्रीडम, यानी कि आज़ादी का अधिकार। आज़ादी के अधिकार में आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, आपको कुछ भी बोलने, कुछ भी नहीं, मतलब आपको अपनी बात रखने का अधिकार है। कुछ भी मतलब ये थोड़ी ना किसी को गालियाँ देते रहोगे, नहीं, तो आप दूसरे के अधिकार का तबहरण कर रहे हैं। टू फॉर्म एसोसिएशन, आप लोग ग्रुप्स बना सकते हैं, जैसे कि होते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, या फिर आपको अपना क्लब बना सकते हैं। मूव फ्रीली, आप देश में कहीं पर भी घूम सकते हैं, जहाँ पर भी आप चाहें। रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, पूरा देश आपका है, जहाँ मर्जी वहाँ पर जाके रह सकते हैं। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। तो ये सारे के सारे राइट टू फ्रीडम में आते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कोई आपके साथ गलत नहीं कर सकता, आपके पास अधिकार है कि कोई भी आपके साथ गलत व्यवहार और गलत सलूक नहीं कर सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है मतलब लोगों को पकड़ के ले आते हैं और उनको बेच देते हैं, और बेकार, मतलब इस तरीके से जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को, बच्चियों को, लोगों को पकड़ लाते हैं और उनको बेच देते हैं, ये होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये नहीं हो सकता। फोर्स लेबर, किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता, और जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं उनसे भी कोई काम नहीं कराया जा सकता। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, ये भी गलत है। अब आता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हम सभी के पास अपने धर्म को मानने का अधिकार है। रिलीजियस फ्रीडम इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल द सिटीजन्स, हर किसी के पास वो जिस भी धर्म को मानना चाहे भाई मान सकते हैं। एवरी पर्सन हैज़ राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, आप जो भी रिलीजन अगर मानना चाहें मान सकते हैं, दूसरों को अपने रिलीजन के बारे में बता सकते हैं और अपने धर्म का फैलाव कर सकते हैं। और ये भी आपके पास अधिकार है कि अगर आप कोई भी धर्म ना मानना चाहें तो आप कोई भी धर्म ना मानिए, ये भी आपका अधिकार है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है हमारे पास। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब आपके पास अपने पढ़ाई के भी अधिकार हैं। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि कोई जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस यानी कि धर्म के आधार पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू के अलावा जितने भी धर्म हैं हमारे देश में सबके सब माइनॉरिटीज़ ही हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी हो गया और इस्लाम हो गया, बुद्धिज़्म, ये सब माइनॉरिटी धर्म है। तो ये अपना जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब अपना कोई स्कूल और विद्यालय वगैरह स्थापित कर सकते हैं। और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, जैसे कि भाषा के आधार पर जो कम संख्या में लोग हैं वो भी अपने स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकते हैं। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज रिलेटेड, जैसे सपोज़ करिए कोई कोंकणी भाषा हो गई, या फिर कोई भी जो भाषा जो कम
मतलब नंबर है जिनका, वो अपने इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं अपनी भाषा को फैलाने के लिए। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसको तो भाई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है हमारे पास। अगर इससे पहले वाले जो 5 अधिकार हैं आपसे कोई छीनने की कोशिश करे तो आप कोर्ट जा सकते हैं, उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। दिस अलाउज सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट और एनी अदर पर्सन। तो अगर किसी पर्सन ने या फिर सरकार ने उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन किया है तो कोर्ट में जा कर के इनके खिलाफ, लोगों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हम केस कर सकते हैं। अब आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। These have been given to ensure greater social and economic reforms, to serve as a guide to independent Indian states to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses। तो बेसिकली जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ था, ठीक है, उसमें क्या था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में कि भाई आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप जा सकते हैं, किसके आधार पर, ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में और बहुत सारे सरकार को डायरेक्टिव्स दिए गए हैं। डायरेक्टिव्स का मतलब होता है निर्देश देना। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम लोग जब आज़ाद हुए तब हम पूरी नहीं कर सकते थे क्योंकि, या लोगों को नहीं दे सकते थे क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे हमारे देश के पास। तो कुछ डायरेक्टिव्स दिए गए, यानी कि जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, हर एक नागरिक के लिए बिल्कुल सेम कानून लाया जाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। बच्चों को, औरतों को मतलब अपना अच्छे से रहने का अधिकार हो, औरतों को आदमियों के बराबर जो है वो सैलरी मिले, अगर वो बराबर काम कर रही हैं तो पंचायतों का गठन किया जाए। ये सारे के सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे। आज ये काफ़ी सारी चीज़ें सच भी हो चुकी हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस बारे में बात करता है? सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में, कि सोसाइटी में भी, क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्होंने हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी दे दी कि सरकार के सामने सब बराबर हैं, बट सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने की बात कौन करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल इक्वालिटी का मतलब कि समाज में सब लोग एक हों। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब है कि अमीर और गरीब में ना ज़्यादा भेदभाव हमारे ना हो, यही होता है इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो यही था हमारा चैप्टर। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा और यहाँ पर थोड़ी बहुत मतलब ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं, ये हम, ठीक है। अच्छा लगा है तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।